तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 41,424 पदों पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये आज हम लोगों का जो है फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, आज हम लोग बात करेंगे भाग 4 का। हाँ, इसका नाम क्या भाई? इसका नाम है मौलिक या मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या क्या कहते हैं इसे? मूल कर्तव्य कहते हैं भाई। तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य इसे कहा जाएगा। और याद रहे, अगर ये पूछा जाए तो इसके लिए जो हमारा आर्टिकल है वो क्या भाई? वो यहां पर आपसे पूछा जाएगा। इसका याद रखना भाई, अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो बताना ये कितना हो जाएगा भाई? ये 51 का। ये बातें आपको समझना है। हाँ, 51 का। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि ये जो मूल कर्तव्य है इसको अंग्रेजी में ड्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटी। अब इसको आप समझिएगा कि सबसे पहले यह किसके सिफारिश पर जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके सिफारिश पर जोड़ा गया तो क्या बताना भाई? ये जो है हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह। तो याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो इसको भी याद रखना है, सिफारिश पर जोड़ा गया। ठीक। और इसके लिए क्या किया गया भाई? यहां पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है भाई? हाँ, के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है भाई? याद रखना है, ये पूछा जाएगा कि ये जो है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आया कहां से। सो याद रखना है, हाँ, इसका जो है अगर पूछा जाए कि यह स्रोत कहां से इसका है तो इसका जो स्रोत है वो कहां से भाई? तो याद रखना है सोवियत संघ। कहां से भाई? सोवियत संघ, या इसी को कहते हैं यूएसएसआर, या इसी को कहा जाएगा रूस। तो याद रखना है, पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम कोशिश ये रहेगा कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको बताएं। तो सबसे पहले याद रखना है, आपके होमगार्ड में सवाल कैसे पूछेगा कि मूल कर्तव्य ये संविधान के किस भाग में है? तो क्या बताना? भाग 4 का में। फिर पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 51 का में लिखा है। फिर तीसरा सवाल बनेगा कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस। अगर ऑप्शन में रूस ना है तो यूएसएसआर, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सोवियत। तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा। फिर पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। फिर पूछा गया कि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखना है, पूछा जाएगा कि यहां पर याद रखना है, पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों की जो संख्या, याद रखना, मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितना था? हाँ, तो अगर पूछा जाए पहले कितनी थी, तो अगर पूछा जाए तो पहले कुल कितनी? 10 थी। अभी जो वर्तमान है कितना भाई? 11 है। तो पूछा जाएगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या अगर पूछा जाए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताना कितना भाई? अभी तो 11। अभी कितना है? अभी वर्तमान में 11 है। अभी कितना है? 11 है। फिर याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसको याद रखना भाई, कब जोड़ा गया? 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये क्या है भाई? ये जो है शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है? ये एजुकेशन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो है अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखना है, इसमें क्या लिखा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है।
बच्चों के शिक्षा का उल्लेख है, शिक्षा का उल्लेख है। बात समझ में आया भाई? किसका उल्लेख है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के एजुकेशन का उल्लेख यहां पर जो है दिया गया है। इतनी बातें आपके अगर समझ में आया तो ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा 11 ये मूल कर्तव्य हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये ड्यूटी हमारी क्या है? हमारी क्या ड्यूटी है? तो हमारी ड्यूटी यहां पर 11 प्रकार के ड्यूटी का वर्णन किया गया है। आपको ध्यान से सारी बातों को समझते हुए चलना है। सवाल यहां से बनेगा तो गलत नहीं होगा। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, आपको जो 11 प्रकार की ड्यूटी है वो ड्यूटी यहां समझ लेना है। ध्यान से सुनिएगा भाई। तो इतनी बातें आपके समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या है भाई। 11 मूल कर्तव्य जो हैं वो क्या है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मूल कर्तव्य पर अगर हम बात करें तो याद रखना, इसमें लिखा संविधान का पालन करें। क्या करें भाई? संविधान का पालन करें। क्या करना भाई? इसमें लिखा गया है कि संविधान का पालन करें। इसमें लिखा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का, उसके बिल्कुल उसके आदर्शों संस्थाओं या राष्ट्रगान, क्या लिखा भाई? राष्ट्रगान का क्या करना है? राष्ट्रगान का सम्मान करें। क्या करें? सम्मान करें। बात क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा। मतलब इतनी बातें आपको लिखते हुए चलना है। और इसके बाद हमने पीडीएफ तो आपको पहले ही भेज दिया है, पीडीएफ हमने पहले ही भेज दिया। अब ध्यान से सुनिएगा। यह कहता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान का सम्मान करें। मतलब हम भारतीयों का कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें संविधान में आस्था रखना चाहिए। संविधान में आस्था रखना चाहिए। संविधान में दिए गए जो इसके आदर्श हैं उसको अपने हृदय में सजो के रखना चाहिए। यहाँ की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे संसद भवन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जो है निर्वाचन आयोग हो, इन सभी पर क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास होना चाहिए। और यहां तक कि हमें अपने राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना ही हमारी ड्यूटी है। क्या भाई? ड्यूटी है। ये हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है? ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है। तो हमारे ड्यूटी को जो है इसमें बता दिया गया कि हमारा ड्यूटी है कि हमें अपने राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? तो अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है। तो ये याद रखना है, अगर पूछा जाए कि हमारा जो है ड्यूटी, ये जो राष्ट्रगान, ये हमारा क्या है? ड्यूटी। अब याद रहे, हम आपको लिखना नहीं, मतलब यहां तक लिखिएगा। ये 11 मूल कर्तव्य लिखना नहीं, केवल क्या करना? सुन लेना। क्या करना भाई? केवल सुन लेना है, क्योंकि आपके काम का चीज यहां जो है, ये आपके पेपर में इतनी डीपली सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई? हमने इसका पीडीएफ आपको दिया है, आपको केवल क्या करना? सुनते हुए चलना। तो हम ऐसे आपको बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके हम आपको 11 बताएंगे, आपको सुन लेना। ठीक है भाई? चलिए, तो पहला हमने बता दिया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या कहता भाई? याद है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता दिया। बिल्कुल याद रखना। ये क्या कहता भाई? दूसरे में लिखा है कि जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपना प्राण को न्यौछावर कर दिया, उन्हें हमेशा अपने हृदय में सजो के रखना चाहिए। जितने भी क्रांतिकारी हैं, जैसे जो हमारा देश है, जिस खुली हवा में हम सांस ले पाते हैं, जिन लोगों के नाते हमारा देश आजाद हुआ, ऐसे क्रांतिकारियों को हमेशा अपने हृदय में सजो के हमें रखना चाहिए। समझ में आया भाई? ये कहता है ये हमें अपनी संप्रभुता बना के रखना चाहिए। संप्रभुता का मतलब हम किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित नहीं है। हम किसी दूसरे देश के ऊपर आश्रित नहीं है। जब भी हमें बुलाया जाए अपने देश की सेवा करने के लिए, तो हम ये ना कहें कि फलाने हिंदू पहले जाएगा, कि मुसलमान जाएगा, कि सिख जाएगा, कि ईसाई जाएगा। याद रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्या भाई? हम भारतीय। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। जब भी देश के लिए बुलाया जाएगा
तो हम अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। यहां सबसे ऊपर क्या है, देश है, और देश के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, देश के हित में हमेशा अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। ये हमारा ड्यूटी है। ये क्या है, ड्यूटी। क्या है भाई, ड्यूटी है। तो ये याद रखना है। अब हम बात करें कि 5वें पॉइंट पर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, यहां से केवल सवाल जो आएगा उसको हम बाद में बताएंगे, अभी आपको समझना है। 5वां कहता है हमें समरसता की भावना रखना चाहिए। मतलब समरसता का मतलब भाईचारा की भावना। इस देश के अंदर हम सभी भाई भाई हैं, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना तो ईसाई। हम सभी क्या हैं, सबसे पहले क्या हैं, भाई हैं। हम यहां सिद्धार्थ नगर के हों या कोई महाराष्ट्र का हो या कोई केरला का हो, हम सभी भाई हैं। और हमें क्या करना चाहिए, आपस में अपनी भाईचारों को बना के रखना चाहिए। बात समझ में आया भाई, हमें आपस में क्या बना के रखना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। और याद रहे, यही कहता है सभी भारतीय, कहता है कि सभी भारतीय युवक, याद रहे, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। कौन सा है भाई, ये तो 5वां फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी में लिखा है कि क्या करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, यही लिखा है। और जो भी ऐसी प्रथाएं जो स्त्री समाज को नीचा दिखाती हैं, ऐसे प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसे प्रथाओं को त्याग दीजिए। जिस प्रथा में स्त्रियों को नीचे दिखाया गया, ऐसे प्रथा को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये कहां है, ये 5वां हमारा ड्यूटी है। क्या भाई, 5वां हमारा ड्यूटी है। समझ में आ गया। तो हमें समरसता की भावना रखना चाहिए, भ्रातृत्व की भावना रखना चाहिए, भाईचारे की भावना रखना चाहिए। हम सभी भारत वाले क्या हैं, एक हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना तो कोई ईसाई, सब हैं भाई भाई, सब भारतीय हैं। और याद रहे, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और यहां कहता है इसी में कि महिलाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और ऐसी प्रथा जो महिला के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथा को हमें त्याग देना चाहिए, उसे कभी अपनाना नहीं चाहिए। यह कहता है, 6वां पॉइंट कहता है कि हमें अपने देश की गौरवशाली परंपरा, हमारे देश की जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। आप कहेंगे ये गौरवशाली परंपरा का मतलब, जैसे जो हमारे देश की संस्कृति है, कहते ना ये हमारे देश की संस्कृति है कि महिलाओं को साड़ी पहनना चाहिए, तो हमारे देश की संस्कृति है। पुरुषों को आप देखेंगे, महिलाओं को पूरा परिधान पहनना चाहिए, कहते हैं भारतीय नारी की परिवेश में आप आइए, यही ना हो गया। तो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस और पाश्चात्य देशों की संस्कृतियों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, उनको अपनाना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो संस्कृति हमारे देश की है, उस संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, उन सभी को क्या करना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। ये कौन कहता भाई, हमारा ड्यूटी है। ये 6वां हमारा ड्यूटी है कि हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं, कुछ देश की परंपराएं हैं, उन परंपरा को क्या करना चाहिए हमें, तो उसका जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। और ये बातें लिखा हुआ हमारा ड्यूटी है, 6वां ड्यूटी हमारा तो यही। बात क्लियर हो गया भाई। हम आगे अगर बात करें तो हमारे 7वें ड्यूटी में लिखा गया कि ये हम भारतीयों की ड्यूटी है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा जो है, और याद रहे, जो पशु, ऐसे पशु, ध्यान रहे, यहां पर इसी में कहा गया कि पशुओं के ऊपर भी, मानव जीवों के ऊपर दया करना चाहिए। आपके अंदर दया की भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दया की भावना आपके अंदर होना चाहिए, क्रूरता नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर, जो भी भारतीय, उनकी जिम्मेदारी है झील, झरना, तालाब आदि को क्या करना, स्वच्छ रखना चाहिए। समझ में आ गया भाई, उसे स्वच्छ रखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो हमारा है। क्या भाई, हमारे देश का है। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि भारत में जितने भी झील, झरना, तालाब, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पंछी, सबको क्या करना चाहिए,
सबकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। और उन बेजुबान जानवरों के ऊपर हमारे अंदर क्या होना चाहिए? दया की भावना। क्या होना चाहिए? दया की भावना होना चाहिए। ये हमारा 7वां क्या है? ड्यूटी है। क्या भाई? 7वां ड्यूटी है। 8वां जो ड्यूटी हमारा है, इसमें लिखा गया कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमारे अंदर जो है हमेशा मानववाद, ज्ञान अर्जन की भावना होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो हड़प्पा सभ्यता में खोजे, मतलब वहीं ढूंढते रहें, ऐसा नहीं है। आपको वर्तमान में आपके जो विचार होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक विचारधारा होना चाहिए। तर्क आपके अंदर तर्क होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ज्ञान अर्जन आपको कैसे, अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो युग चल रहा है उस युग की तरह आपको क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए और यहीं पर ज्ञान अर्जन भी करना चाहिए। ज्ञान अर्जन भी यहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो गया? यही तो है हमारा ड्यूटी कि हमें सदैव क्या करना? आगे बढ़ना। क्या करना भाई? आगे बढ़ना है। और जो पुरानी चीजें हैं जिनमें कोई तर्क नहीं था, जिनमें कोई वैज्ञानिक जो है धारणा नहीं थी, उन वैज्ञानिक धारणाओं को जो है, जो पहले से नहीं था, उसमें हमें क्या करना चाहिए? वैकल्पिक तौर पर हमारे अंदर जो है ज्ञान की भावना होना चाहिए। और हम हमेशा क्या करेंगे? कोशिश हमारा होना चाहिए सुधारवादी विचारधारा। क्या होना चाहिए? सुधार करना चाहिए। अगर कुछ गलतियां पहले से हो गई हैं तो उन गलतियों को तय समय में सुधार करना चाहिए। ये क्या है भाई? हमारा 8वां जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। समझ गए भाई? तो बात क्लियर हुआ? मतलब हम सभी भारतीयों की ड्यूटी है कि हमारे जो विचार हो उस विचार में वैज्ञानिक विचारधारा हो, हमारे अंदर तर्क की भावना हो, हमारे अंदर ज्ञान अर्जन की भावना हो, सदैव हम सीखने का प्रयास करें। और यही नहीं बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि आपको सुधार की भावना भी इसमें लाना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलतियां हो गई हैं, अगर उन गलती को सुधारने का मौका मिल रहा तो उसे क्या करना चाहिए? आपको सुधार लेना चाहिए। और हम 9वें ड्यूटी की तरफ बढ़ें तो हमारा जो 9वां ड्यूटी कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें का मतलब यह हो गया, आपकी याद रहे जितनी भी संपत्ति, जैसे आप जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बोर्ड में लिखा रहता है आप कैमरे की नजर है, आगे बढ़े लिखा रहता है यह संपत्ति आपकी है, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी लिखा रहता है। तो वो संपत्ति आपकी है, एक मतलब इनाय है। ट्रेन के अंदर लिखा है ये संपत्ति आपकी है, तो पेचकस लेके पंखा ना खोल लो। ये ना कहो कि जब संपत्ति हमारा है तो यहां का है कंबल में लेकर चलें, एसी में बैठे और बैग में उतरते उतरते 2 तकिया रख लिए तो, और कहे कि तो लिखा संविधान में हमारी ड्यूटी है कि संपत्ति हमारी है तो उसकी रक्षा करें। अब रक्षा यहां नहीं हो रहा तो घर पे ले जा करें, तो ये व्यवस्था नहीं भाई। यहां पर कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति जो है इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको स्टेशन पर कोई ऐसा जो है नल दिख रहा, पानी चल रहा, किसी ने चालू कर दिया और वो चला गया, वो नहीं बंद किया, तो आपकी जिम्मेदारी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपका क्या है? ड्यूटी है। क्या भाई? ड्यूटी है हमारा है, ठीक है भाई। और अपने ड्यूटी को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। जो हमारी ड्यूटी है ये करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बंद करेंगे तो कुछ नहीं, सजा हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? सजा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो याद रहे ये हमारी ड्यूटी, मतलब हर व्यक्ति की अपनी क्या है? ड्यूटी है। तो संविधान हमें अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कहता है कि आप जैसे अपने अधिकार की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे हम बोलेंगे, हमारा मूल अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही जब आपको अधिकार मिला है तो उसके साथ में कुछ क्या है? कुछ ड्यूटी भी है, उसको भी आपको अपनाना चाहिए। 10वें पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो 10वां पॉइंट क्या कहता है? व्यक्तिगत। 10वें में क्या लिखा भाई? व्यक्तिगत और सामूहिक। मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक का मतलब यह हो गया कि आप सभी लोगों को, अगर कोई ऐसा कार्य है जो देश हित के लिए है, तो इसमें सभी लोगों को सामूहिक तौर पर प्रतिभाग करना चाहिए। ऐसा ना कहे कि नहीं आज हम इसमें नहीं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। जब देश के हित की बात होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको, आपकी सहभागिता क्या है? अनिवार्य है।
सहभागिता क्या हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। और आपको ऐसा करना चाहिए, उसमें सहभागी बनना चाहिए। जब भी कोई बात देश के हित की हो, उसमें जब भी कल्याण की बात हो, जब लोगों के कल्याण की बात हो, तो क्या करना चाहिए, उसमें सहभागी बन जाना चाहिए। ये कहां लिखा है, 9वें में लिखा, मतलब 10वें में लिखा। अब देखिए इसके बाद हम 11 की तरफ बढ़े, तो 11वां अभी हमने बताया कि यहां पर क्या लिखा भाई, 11वां अभी हमने बताया, हाँ 11वां में लिखा था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये क्या था, शिक्षा। तो किसका जिम्मेदारी है शिक्षा, ध्यान रहे, माता पिता, माता पिता की ड्यूटी है, ये माता पिता की ड्यूटी है। कभी बच्चा जो है, जो बच्चा है, ऐसा नहीं कि वो तैयार होकर स्कूल चला जाएगा, वो नहीं जाना चाहेगा, तो आपकी जिम्मेदारी, आप गार्जियन हैं, वो अगर रो रहा तब वो कान पकड़ के पहुंचाओ स्कूले, इना कहो लड़कवा हमारा रोवा था तो काहे पहुंचाए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। वो रो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा ना कि आगे चलकर उसके लिए एजुकेशन कितना मस्ट है, इसलिए वो बच्चा अभी उतना समझदार नहीं है, इसलिए विद्यालय नहीं जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी, उसको बहला फुसला कर कहां भेजिए, विद्यालय भेजिए। ये किसकी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी। तो माता पिता की ड्यूटी है, ये क्या है, ड्यूटी है। और ये जोड़ा गया कब, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कितने से कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के एजुकेशन को यहां पर जोड़ दिया गया। तो यह बात समझ में आया। अब यहां से क्या क्या सवाल बनेगा आपके होमगार्ड में, ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल आपके पेपर में यहां से आने वाला वो ध्यान से सुनिएगा, और हम आपको जो है जो बताएंगे याद रहे उसी तरह के सवाल या वही सवाल पेपर में आएगा। यहां से पहला सवाल यह बनेगा कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो क्या बताइएगा, संविधान के भाग 4 का। फिर पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51 का। फिर पूछा जाएगा कि जो मूल कर्तव्य है इसके संख्या कितनी थी, तो 10 थी, अभी कितना है, 11 है। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। बात क्लियर हुआ भाई। फिर पूछा जाएगा कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बात क्लियर हो गया भाई। तो पहले 10 थी, अब कितना है, 11 है। और यहां से अगर पेपर में सवाल आया तो आपकी जिम्मेदारी ये गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आया भाई, यहां से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और फिर लिख दे रहे हैं 100% सवाल यहीं से आएगा। हमने 100% लिख दिया, इसका मतलब सवाल यहीं से आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो सवाल यहां से आएगा। और याद रहे जो 11 मूल कर्तव्य अभी हमने बताया है वहां से आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 11 मूल कर्तव्य जो अभी हमने बताया उसमें से ये वाला मूल कर्तव्य आपके पेपर में आएगा। बाकी मूल कर्तव्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप होमगार्ड देना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आप दरोगा देना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो सबका एक लेवल है, ध्यान से सुनिएगा, सबका लेवल है। लेवल का मतलब यह हो गया कि अगर होमगार्ड का एक लेवल है, पुलिस का एक लेवल है, दरोगा का एक लेवल है, यूपी पीसीएस का अलग लेवल है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको जितना हम बता रहे हैं उतना ही समझिए, एक्स्ट्रा ना समझ, दिमाग ना लगाइए। हमने होमगार्ड के लिए जितना सवाल अभी हमने आपसे पूछा है उतना सवाल आपके पेपर में आएगा। लेकिन हमने एडवांस जो बातें बताए हैं वो किसके लिए था, वो आगे जो है अगर आप किसी हाई लेवल की परीक्षा जिसे आप दरोगा देना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो अनिवार्य था, जो अभी 11 हमने बताया। बाकी जितना हम 5-7 सवाल बताए हैं वो किसके लिए है, होमगार्ड की। तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएगा। और हमने कहा कि सवाल कहीं से भी आएगा, वो आपके पेपर में कहीं से भी आएगा, उसका उत्तर आपको पता होगा यदि आपने इसको अच्छे से समझा। तो अभी हमने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। हम कल बात कर रहे थे अधिकार, किस पर, मूल अधिकार। हमने मूल अधिकार आपको पढ़ाया, आज हमने क्या पढ़ा दिया, मूल कर्तव्य। ध्यान सुनिएगा भाई, तो मूल कर्तव्य भी हमने आपको पढ़ा दिया। ध्यान सुनिएगा कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, यहां देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है भाई। अंतर यह है कि अगर मूल अधिकार इसका अगर हनन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा नियम जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो,
तो उसको लेकर कहां जाएंगे? कोर्ट। जैसे कोई आपको जो है किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई आपको धर्म मानने से रोक रहा है, सरकार आपको रोक रही है, तो याद रहे यह मूल अधिकार से, यह सरकार के खिलाफ आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सरकार ने कोई ऐसा नियम बना दिया कि उस नियम के अंतर्गत आपको क्या हो गया भाई, आपसे विभेद किया जा रहा है, तो कहां जा सकते हैं? कोर्ट। और कोर्ट क्या कर देगा? सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देगा, कोई बचेगा नहीं, याद रहे। लेकिन अभी जो हमने 11 ड्यूटी आपको बताया है, जैसे अभी हमने कहा कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को विद्यालय भेजें। अब दादा कहा था ना भेजब, ना भेजब, क्या करबू? तो कुछ हुई का? कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो मूल कर्तव्य अभी हमने बताया, इसमें कोई सजा नहीं मिलता, लेकिन अगर इसका हनन हुआ तो कोर्ट नाप देगा, या कोर्ट इसका क्या करता? रक्षा करता। क्या करता भाई? रक्षा करता। तो मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये मूल अधिकारों का क्या भाई? रक्षक। इतनी बातें आपके समझ में आया? चलिए तो आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे भाग 5, और यहां शुरुआत में बात करेंगे किस पर? राष्ट्रपति। किस पर बात करेंगे भाई? तो अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति पर बात करने वाले हैं। इसका पीडीएफ हमने आपके ग्रुप में पहले से भेजा है और आपने पढ़ा होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 52, संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा भाई? एक राष्ट्रपति होगा। तो सबको याद रहे कि ये लिखता है, ये कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। तो ये बात आपके समझ में आ जाए, अनुच्छेद 52 में लिखा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा भाई? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यही राष्ट्रपति देश का प्रमुख है। मतलब अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या है भाई? तो भारत का पहला नागरिक, तो पहला नागरिक होगा। तो ये भी याद रखना है, राष्ट्रपति भारत का क्या होगा? पहला नागरिक होगा। और याद रहे यही देश का पहला नागरिक है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्या है? नाम मात्र का है। क्या भाई? नाम मात्र का है। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति, हाँ, अगर बात किया जाए राष्ट्रपति जो है, हाँ, नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? हाँ, वास्तविक शक्ति अगर पूछा जाए तो बताना है प्रधानमंत्री। हाँ, वास्तविक शक्ति जो है किसके पास है भाई? तो प्रधानमंत्री में निहित है। ये बात भी याद रखना है कि वास्तविक शक्तिशाली यहां कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता। लेकिन संविधान का 53 अनुच्छेद जो कहता है उसमें क्या लिखा भाई? तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? वाह भाई वाह। तो इसमें लिखा है संघ की, हाँ, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। तो याद रखना है राष्ट्रपति में क्या है? निहित है। तो याद रखना है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और ये आपके पेपर में आया कि नहीं आया बताइए? अरे पेट में तो पूछा था यही सवाल, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति सभी कार्यों को क्या करता है भाई? वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से संपन्न करता है। किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थ के माध्यम से इसको संपन्न करता है। अब अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर अगर पूछा जाए तो बता देना है कि यहां पर सर्वोच्च कमांडर कौन होता भाई? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखना है तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है यहां? तो राष्ट्रपति के पास। ये बात याद रखना। अगर हम यहां पर बात करें आर्टिकल 54 की तरफ बढ़ें
तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति के, हाँ राष्ट्रपति का, यहां पर क्या लिखा भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, तो 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अगर पूछा जाए तो क्या बताना है भाई, तो 54 में किसकी व्यवस्था भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। का मतलब यह हो गया कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट देंगे, यह कहना चाहिए। राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट देते हैं, क्या हम वोट देते हैं, क्या हमने वोट दिया, क्या हमने नहीं दिया भाई। तो याद रखना है, यहां बता देते हैं भाई, यहां आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इसमें जो है याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखना भाई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और फिर अगर बात किया जाए तो दूसरे पॉइंट पर बात किया जाए तो राज्यों के विधान सभाओं के, वाह भाई वाह, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, अगर बात करें तो दिल्ली प्लस पांडुचेरी हो जाएगा, और यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा, और यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा। तो यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। तो आपके समझ में इतना आ गया होगा कि अगर पूछा जाए कि यहां पर जो है कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग अभी राष्ट्रपति पर डिस्कस कर रहे हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बामन कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वही भारत का पहला क्या होगा, नागरिक होगा। और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, क्योंकि सबसे पावरफुल तो मोदी जी हैं। कौन है भाई, मोदी जी। मतलब सबसे पावरफुल कौन होता भाई, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये वाला बात भी याद रखना है। 53 कहता है कि सारी शक्तियां किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन वास्तविक अगर बात करें तो हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता, यहां हमने बताया कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली प्लस पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? इतनी बातें आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। अभी और भी बढ़ेंगे आगे। तो आपसे सवाल क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। होमगार्ड में सवाल क्या पूछेगा, तो पूछेगा भारत एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तुरंत बताएंगे 52 में है। फिर पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक कार्यपालक कौन है, वास्तविक, जैसे वास्तविक बात आया तो प्रधानमंत्री बताना है। फिर पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 53। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में, 54। राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली प्लस पांडुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। क्या हमने वोट दिया, क्या नहीं। मतलब ये जो वोट देने वाले लोग हैं ये सांसद या विधायक हैं। क्या भाई, या सांसद या विधायक को भी चुने गए, वो भी चुने गए। चलिए, तो इतनी बातें आपके समझ में आ गया। इतनी बातें अगर समझ में आया तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे आर्टिकल 55 55 पर बात करने वाले हैं। तो क्या लिखा भाई? हाँ, तो याद रखना है अनुच्छेद 55 में लिखा है यहां निर्वाचन प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन वो कैसे होगा ये पूछना चाहता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया वो कैसे होती है याद रखना है। यहां पर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, हल्ला नहीं करना भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति। इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति। तो इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को कहा जाता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति। इसका नाम है क्या भाई? नाम है। तो क्या हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? हाँ, लड़ सकते हैं। तो क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो एज होना चाहिए वो 35 साल, कम से कम कितना? 35 साल। चलो 35 साल होना चाहिए तो वो तो पूरा हो गया। अब क्या होना चाहिए? तो अब होना चाहिए, ध्यान से सुनिए, हमारे पास तो हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास प्रस्तावक होना चाहिए कितना? 50 प्रस्तावक जो हमारे नाम का प्रस्ताव लाए। तो हमारे नाम का प्रस्ताव अगर जो लाने वाले हैं 50 लोग, तो आप सभी जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सभी हमको हमारे समर्थन में आएंगे तो क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? क्योंकि 50 प्रस्तावक जो होंगे वो संसद के सदस्य या विधायक होने चाहिए। तो 50 संसद के सदस्य अगर हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे तो यहां हम पढ़ाएंगे क्या आपको? नहीं। तो इसलिए याद रखना है 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए? संसद या विधायक के सदस्य। मतलब 100 लोग जब हमारे नाम का प्रस्ताव लाएंगे तब जाकर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये कंडीशन है भाई। अगर 50 केवल लोग चाहिए था तो हम आपको बुला लेते, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि 100 लोग क्या होने चाहिए? विधायक और संसद के सदस्य होने चाहिए। और ये वाला बात तो हमारे साथ नहीं। चलिए ये बात क्लियर हो गया। इसलिए सब कोई राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाता। तो पैसा कितना लगता है? खाली 15,000। तो पूछा जाएगा कि जो जमानत राशि है वो कितना है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए केवल 15,000। कितना लगता है भाई? केवल 15,000 रुपया लगता है। और ये भी जो पैसा है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करना है। किसके खाते में जमा करना है? इसको आरबीआई के खाते में जमा करना होता है। खाते में जमा करना होता है। तो याद रखना है भारत का जो राष्ट्रपति है वो वाला चुनाव लड़ने के लिए केवल कितना पैसा चाहिए? केवल 15,000 चाहिए। तो इतना तो भाई 15,000 रुपया तो हम इकट्ठा कर लेंगे। यह वाला बात पूरा नहीं हो पा रहा। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाला प्लान कैंसिल कर दिया हमने। तो ये याद रखिए। चलिए अब हम बात करें ये जो 15,000 है, ध्यान रहे यहां समझिएगा। अगर कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करने में हम असमर्थ हो जाते, तो 1/6 मत प्राप्त करने में असमर्थ होने पर क्या हो जाएगा भाई? होने पर जमानत राशि क्या हो जाएगी? तो जमानत राशि हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो क्या जमानत राशि यही 15,000 चला जाएगा क्या? हाँ, केवल 15,000 हमारा चला जाएगा। तो टेंशन तो नहीं है 15,000 जाने में, लेकिन कलंक लग जाएगा कि गुरुजी चुनाव लड़े और गुरुजी की जमानतें जब्त हो गया।
तो ये वाला जो कलंक लगेगा ना वो कभी मिट नहीं पाएगा। लोग कहते जमानतें जब्त हो गया तो यही पैसवा जो है ये चला जाता, ये कभी मिलता नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये पैसवा वापस मिल जाता है। ठीक है, तो जिसका जमानत जब्त होता है वो पैसा क्या होता है, मतलब ये पैसा वापस नहीं होता है। बात क्लियर हुआ? तो इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 57। हाँ, तो याद रहे कि यहां पर राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, यही है क्या? तो राष्ट्रपति के 57 पर ही बात कर रहे हैं भाई। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन है क्या? तो पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था याद रहे कि अगर एक बार चुनाव हार गए तो अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो एक व्यक्ति अगर भारत का, ध्यान से सुनिएगा, अगर भारत का व्यक्ति है तो कई बार चुनाव लड़ सकता है जब तक चलेगी सांस। हाँ, जब तक सांस चले तब तक चुनाव लड़ते रहिए और कोई समस्या नहीं है। भारत में है, लेकिन अमेरिका में नहीं। अमेरिका में केवल एक व्यक्ति 2 बार ही चुनाव, कितना? 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। भारत में एक व्यक्ति कई बार घूम घुमा के, समझ में आया? इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह बात आपके समझ में आ गया भाई? अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, कई बार चुनाव लड़ सकता है। उसको चुनाव लड़ने से, राष्ट्रपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात समझ में आया भाई? कहां लिखा है यह बात? 57 में लिखा है। 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, मतलब एक व्यक्ति भारत में कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह बात हमने बता दिया। क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बने हैं, इसके बाद राष्ट्रपति रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिक्चर हो गया क्या भाई? कोटा हो गया पूरा। ठीक, चलिए, तो याद रखना है। अभी हम 57 पर बात कर ली, अब हम बात करेंगे 58 पर। हाँ बताइए। हम आएंगे, हम कह रहे हैं हम एक भी छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से सुने आप। हम आपको हर एक आर्टिकल बताएंगे जहां हमको जरूरत पड़ेगी, जिस मुद्दे पर, जिस बात पर आना होगा। अभी ये बात इससे जुड़ा था, तो इसलिए जो बातें जहां जुड़ी हैं उस बात को हम वहीं बताने का प्रयास करेंगे। और ये बात आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी हमने 57 बताया, हम 56 पे भी आएंगे, लेकिन हम कहां से, जो जिसके साथ जुड़ा उस पर आएंगे। ठीक है भाई? तो अभी हमने बताया था कि यहां लिखा हुआ तो कैसे चुनाव होगा, फिर कुल डाले गए वैध मतों का बता दिया। 57 कहता कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की क्या है? व्यवस्था है। समझ में आया भाई? चलिए, तो 57 के बाद अब हम बात करेंगे 58। अभी हम 56 पे आएंगे, 56 पर भी आएंगे, ध्यान रहे। तो अब हम बात करेंगे 58 क्या कहता है। तो हाँ बिल्कुल, तो अनुच्छेद 58 पर हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 58 पर बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यताएं, क्या लिखा भाई? इसमें लिखा है राष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या लिखा भाई? इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखा हुआ है। इसमें लिखा है राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा भाई इसमें? राष्ट्रपति की योग्यताएं। मतलब यह कहता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए, ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जो एज होना चाहिए वो कम से कम कितना? 35 साल। क्या किसी का 50 साल बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता। क्या किसी का 34 साल बन जाएगा? क्या नहीं बन सकता। क्या 100 साल वाला भी बन सकता? बन सकता। मतलब 35 के ऊपर होना चाहिए। कितना? 35 के ऊपर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरा क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। तीसरा, वो पागल या दिवालिया ना हो। अरे पागल व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बनेगा? दिवालिया माने कंगाल, दिवालिया माने कंगाल, और कंगाल माने ऐसे नंगा झोरी दे दे वो तब मान जी का नाई।
कंगाल का मतलब बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको कंगाल घोषित कर दिया और ऐसे लिख दिया बकायेदारों की सूची, बैंक में जाएंगे लिखा रहता है कंगाल होने वालों की सूची लिखा रहता है, या दिवालिया होने वालों की सूची लिखा रहता है, और नहीं पता तो एक दिन सबको बैंक में ले चल के भ्रमण करवाएंगे। एक दिन, हाँ, एक दिन हम सबको कोर्ट में भी ले चल के ठहराएंगे भाई, और एक दिन आपको बैंक में भी ले चल के दिखाएंगे। और यही नहीं, तहसील में, यही नहीं, जो जिस तहसील का कंगाल व्यक्ति होता है, तहसील के अंदर कंगाल व्यक्ति का नाम ऐसे तहसील के अंदर फोटो के साथ, अगर आप कंगाल हो गए ना तो फोटो के साथ तहसील में ऐसे लिखा रहेगा फलाने नाम, पिता का नाम ये, गांव का नाम ये, दिवालिया घोषित। तो मतलब आप कंगाल तब माना जाएगा, ऐसे नंगी झोरी दिखाने से कंगाल नहीं माना जाता है। उसके लिए आपको कौन घोषित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तब आप कंगाल घोषित हो जाएंगे, और कंगाल व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात याद रहे। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी को छोड़ना पड़ेगा तब चुनाव लड़ेगा। लेकिन भैया होमगार्ड वालों के लिए बड़ा ही जबरदस्त ऑफर है। आप कहेंगे ये कैसे? अरे होमगार्ड कुछ भी कर सकता भाई, ये दिन में जो है क्या करे, ये रात में ड्यूटी करे और दिन में दुकान खोल ले, और दिन में जो है याद रहे ये कर क्या सकते हैं, प्रधानिक चुनाव वो लड़ सकता है, होमगार्ड जो है चुनाव भी लड़ सकता है, राती के गांव का रक्षा करे वर्दी पहन के और दिन में चौराहे का रक्षा करे प्रधान बन के। वाह भाई वाह। तो यही एक ऐसा नौकरी होमगार्ड के लिए है कि डबल ऑफर है भाई। बात समझ में आया? तो आप नौकरी के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं और मन कहे तो नेतागिरी भी कर सकते हैं। किसमें? होमगार्ड में। बात समझ में आया? लेकिन अगर आप सरकारी हो जाते, पुलिस हो जाते, आप पुलिस विभाग में तो भैया बड़ा टेंशन है। क्यों टेंशन है? पुलिस विभाग में छुट्टी के लिए बड़ा टेंशन हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन होमगार्ड में संजय घरे, दिन में ड्यूटी संजय घरे, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए होमगार्ड क्या भाई, होमगार्ड अभी जो चल रहा है आप देखेंगे ये जबरदस्त, मतलब आपके लिए क्या है, रामबाण है। अगर आप डबल लाभ चाहते हैं, बिजनेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाभ भी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, होमगार्ड सबसे बेस्ट है। समझ में आया? चलिए, तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 59, अनुच्छेद 59 क्या कहता है? हाँ, 59 क्या कहता बताइएगा भाई, क्या लिखा इसमें? राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें भाई, राष्ट्रपति की सेवा और शर्तें इसमें लिखा है। क्या लिखा भाई? राष्ट्रपति की सेवा और शर्तें लिखा है 59 में। इसका मतलब क्या सेवा है? एक बार राष्ट्रपति, ध्यान से सुने, राष्ट्रपति बनने के बाद सेवा आपको कितना, 5 लाख। कितना वेतन? 5 लाख वेतन मिलेगा आपको, बिना किसी क्या करके, एक भी रुपया कटेगा नहीं, 5 लाख अकाउंट में आएगा। दिल्ली में आपको रॉयल हिल्स में आपको 445 कमरे का आवास मिलेगा। कितना? 445 कमरे का आवास मिलेगा। समझ में आया भाई? नौकर चाकर मतलब आपका प्रोटोकॉल इस देश के लिए पहला, तो पहला प्रोटोकॉल किसका होता है? राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल पहला होता है, याद रखना है। और राष्ट्रपति को घूमने के लिए क्या बनाया गया भाई? राष्ट्रपति को घूमने के लिए पहले उसका नाम था मुगल गार्डन, अब उसका नाम क्या हो गया भाई? आप बताएंगे। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या हो गया? अमृत उद्यान हो गया। तो राष्ट्रपति घूमेंगे कहां? अमृत उद्यान में, वो भी बग्गी पर बैठकर, राजशाही बग्गी पर जो है, घोड़े पर यक्का चलेगा, उस पर बैठ के बग्गी पर घूमेंगे। तो इनका प्रोटोकॉल फर्स्ट है भाई। तो याद रखना है, बिना किसी टैक्स का, बिना किसी टेंशन का, बिना कोई समस्या का 5 लाख रुपया मिलेगा। चाहे आंधी पानी बरसात, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आपातकाल लग जाए, कुछ भी आ जाए भैया, भूकंपो आ जाए, तब वो कितना मिली? 5 लाख। ये कहां लिखा भाई? 59। और राष्ट्रपति अपने पद से जब हटेगा ना तो 2.5 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। और अगर पति जो है राष्ट्रपति है और वो जो है अगर
पता चला निपट गया तो पत्नी को मिलेगा 1,25,000। कितना मिलेगा? 1,25,000 मिलेगा। बात क्लियर हुआ? इतनी बातें चल, नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, केवल जो है यहाँ पर पति पत्नी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बात समझ में आ चली? तो 60 नंबर पर बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा गया शपथ लिखा भाई, यहां पर हल्ला नहीं करना, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, तो याद रहे इसमें राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया। मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रहे इनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये वाला बात याद रखना है। सवाल आएगा होमगार्ड के लिए भैया, बड़ा ही रामबाण है। पूछ लेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इसके बारे में सवाल बनेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ किसको दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। और ऐसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दो बातें याद करिएगा, वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलाता है, और जो जज साहब होते हैं वो किसको दिलाते हैं? राष्ट्रपति को दिलाते हैं। तो याद रहे राष्ट्रपति का शपथ किस में लिखा है? तो 60 में लिखा है, 60 में लिखा। इसके बाद हम अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 61 पर अगर बात करें तो 61 क्या था भाई? अगर राष्ट्रपति चुनाव जीत गया, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति अगर चुनाव जीत गया तो कुछ भी कर लेगा क्या? कुछ भी कर देगा क्या? नहीं। तो राष्ट्रपति को संविधान के दायरे में रहना पड़ेगा ना। इसलिए अगर संविधान की अवहेलना करते हुए या संविधान में आस्था खोते हुए या अगर अपना कार्य जो है इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया तो उस कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर ये अपने से हटना चाहे तो हट सकते हैं कि नहीं हट सकते हैं? अरे इस्तीफा दे सकते हैं भाई, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया, स्वस्थ है, सब ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अब इनको जो इनके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको लेकर संसद में ये हुआ कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो हटा भी सकते हैं। मतलब 5 साल के पहले इनको पद से हटाया भी जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? हाँ। तो कौन सी प्रक्रिया? तो महाभियोग की प्रक्रिया इसमें लिखा है। क्या लिखा भाई? महाभियोग की क्या लिखा है? प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाना, के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जाना भाई? तो राष्ट्रपति को हटाया जाना। क्या लिखा भाई इसमें? तो राष्ट्रपति को हटाया जाना। याद रही, इसी को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं करता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 61 है ये कहता है कि राष्ट्रपति को हटा दीजिए। अब आप बताइए, ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप समझिए। हमने आपको बताया और फिर सुनिएगा कि संसद जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। जो संसद है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैसे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन हमको किसे हटाना है? राष्ट्रपति को हटाना है। तो ध्यान रहे, पहला सवाल यही है कि राष्ट्रपति को किस सदन से हटाया जाएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को दोनों में से किसी भी सदन से हटाया जा सकता है। चाहे लोकसभा से हटाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा से हटाया जा सकता है। बात समझ में आया भाई? दोनों में से किसी भी सदन से हटाया जा सकता है। आप कहेंगे लोकसभा से हटाना है तो कैसे हटेंगे, या राज्यसभा से? तो हम आपको बता दें, जिस भी सदन से हटाना हो उस सदन का सर्वप्रथम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई? सर्वप्रथम 1/4 सदस्यों का, हाँ, सर्वप्रथम 1/4
सदस्यों का क्या होना चाहिए भाई? सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। हस्ताक्षर क्या है? अनिवार्य है, कंपलसरी है, कंपलसरी है भाई। ठीक, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जैसे यहां से अगर हटाना है ना, तो सबसे पहले यहां के 1/4 सदस्य दस्तखत करेंगे कि राष्ट्रपति को हटाया जाना है, सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद यहां से वो जो चिट्ठी रहेगा जिस पर दस्तखत होगा, वो यहां से कहां चला जाएगा? राज्यसभा। सबसे पहले 1/4 ने दस्तखत किया, फिर चिट्ठी कहां भेज दिया? राज्यसभा में। समझ में आया? राज्यसभा में भेजा गया। अब राज्यसभा में जब भेजा गया तो याद रहे यहां पर जो है राज्यसभा वाले क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि ये वाला आरोप लगा है, ये वाला आरोप लगा है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गया। तो ये बात राष्ट्रपति को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? 14 दिन का सूचना, कितना? तो 14 दिन का सूचना देना पड़ेगा। चिट्ठी पर सिग्नेचर किया, लेटर यहां आया, एक चिट्ठी किसके पास गया? और राष्ट्रपति के पास कै दिन? कि आपको हटाया जाना है, कृपया आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, आप अपने आरोपों के लिए अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने ऐसा कृत्य क्यों किया, आपको अपना देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। तो राष्ट्रपति महोदय लिखकर अपना स्पष्टीकरण लेके कहां देंगे? राज्यसभा में। अगर राज्यसभा वालों को लगा ना तो और ठीक ना लागत है, तो यहां कर देंगे 2/3 से क्या करेंगे? पास कर देंगे, पास कर देंगे। और पास करने के बाद फिर से वो चिट्ठी कहां आ जाएगा? फिर से लोकसभा में आ गया। और यहां वाले जो है इनके पास पावर है कि हटाए जाने के लिए कमेटी का गठन भी कर सकते हैं, जांच करने के लिए कि वास्तव में सही बात था कि नहीं। और चाहे तो ये लोग भी 2/3 से क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। मतलब अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करके, और वो लेटर चला जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। और जैसे लेटर लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा, राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। उनका पोस्ट वहीं क्या हो गया? खत्म। राष्ट्रपति हट गए। और जैसे राष्ट्रपति हटे, याद रहे राष्ट्रपति के हटने के बाद वो चार्ज मिल जाएगा किसको? उपराष्ट्रपति। किसे मिल जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति को। और 6 महीने के अंदर, कितना? 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति के हटने पर कितने माह के भीतर इसका चुनाव हो जाना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अब सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। पूछेगा कि महाभियोग किस अनुच्छेद में? 61 में। फिर पूछेगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 1/4। फिर पूछा जाएगा राष्ट्रपति को कितने दिन का सूचना मिलता है? 14। फिर पूछा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत से पास होना चाहिए? तो दोनों में अलग अलग 2/3 से पास होगा, और उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा भाई? यहां पर कोई इनका काम खत्म। और मतलब यह मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति अब हट गया। क्या हो गया भाई? हट गया। यह बात आपके समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें क्लियर हो गया। तो यही बात, एक्स्ट्रा बात याद रखना है, यह प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। पूछा जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो क्या बताइएगा? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो कितने महीने में चुनाव होना चाहिए? एक बार राष्ट्रपति हटा तो कितना? तो अब एक बात और बताएं, ध्यान सुनिएगा। अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या राष्ट्रपति अपने पद से हट गया, तो चार्ज किसको मिलेगा? तो जो उपराष्ट्रपति है यही क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन कभी कभी कहते हैं ऐसा संयोग 144 साल में आता है। कौन सा संयोग आ जाए भाई? कभी ऐसा संयोग आ जाए कि राष्ट्रपति हट गए, उपराष्ट्रपति का पद भी छुट्टी पर चल रहा है, ये भी नहीं है, तो ना तो राष्ट्रपति भारत में ना तो उपराष्ट्रपति, तब पद किसे मिलेगा? तो याद रहे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो CJI हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको कार्यवाहक बना दिया जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो क्या ऐसा भारत में हुआ क्या?
हाँ, यम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यम हिदायतुल्लाह। समझ में आया भाई? हमने एक एक बातें आपको पीडीएफ में दे दिया है। अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा और यहां पर ये सारी बातों को समझ लिया तो आप देखेंगे कि आपका होमगार्ड बनना इस बार तय ही है। क्या हो जाएगा भाई? ऐसा नहीं इट बट की बात नहीं हो रहा, 100% अगर होमगार्ड में आपका नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार केवल आप रहेंगे, गुरुजी नहीं। क्योंकि गुरुजी ने कहा परीक्षा के बाद आपके पेपर में जो भी सवाल आए होंगे वो खोज कर आपके कॉपी से मिलाने का काम गुरुजी का है। ठीक है भाई? एक एक सवाल मिला दिया जाएगा और हमने कहा 100 सवाल में से 90 सवाल ये पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनेगा भाई। 100 में 90 सवाल फंसाने की गारंटी है, लेकिन हमारे तरीके से पढ़ेंगे तो। हाँ, तो ये आप याद रहे कि अगर आपने सारे चीजों को फॉलो किया तो आपके पास 85 दिन का जो शेड्यूल है, 85 दिन में आपकी नौकरी लगेगी, ये गारंटी है भाई। चलिए, तो अभी हमने आपको बता दिया 61। क्या बता दिया भाई? 61। अच्छा, वो वाला आर्टिकल कौन सा छूटा? 56 क्या था? एक बार रिपीट करिए तो। हाँ, तो ध्यान रहे। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 56 में लिखा था राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि का मतलब एक बार, अब ध्यान सुनिएगा, यही समझिएगा। आर्टिकल 56 हम बताने जा रहे हैं। क्यों यहां बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि अमेरिका में और भारत में अंतर है। आप कहेंगे ये कैसे? जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति है, 1 साल कार्यकाल पूरा किया और जैसे वो हटा, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है? 4। जैसे 1 साल कोई व्यक्ति काम किया और पता चला कि इसको महाभियोग से हटा दिया गया, तो अभी कै साल बचा होकर? 3 साल। तो कोई दूसरा व्यक्ति जब आएगा तो कितने साल के लिए रहेगा? वो केवल 3 साल के लिए। कि भारत में ऐसा ना ही बा है। तो भारत में कैसा भाई? अरे भारत में कार्यकाल कितना? मान लेते हैं 2 साल इनका कार्यकाल हुआ और जैसे इनको हटाया गया, जो व्यक्ति चुना जाएगा वो फिर 5 साल रही। एक बार चुनाव तो कै साल? 5 साल। बीच में कहूं हट गए, फिर दोबारा चुनाव तो फिर कै साल? 5 साल। इसलिए ये बात हमने आपको यहां बताया कि राष्ट्रपति की पदावधि कितना रहेगा? 5 साल ही रहेगा। यहां पर भारत में ऐसा नहीं होता कि 2 साल बचा है, 2 साल के लिए फलाने राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं है। एक बार चुनाव तो कै साल के लिए? तो 5 साल के लिए ऐसा होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए यहां होता है हमारे देश में। हम अपने प्यारे भारत की बात कर रहे हैं। बात क्लियर हुआ भाई? समझ में आ गया? चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, 61 तक बता दिया हमने। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 62 पर बात करेंगे। और आपको पता है कि अनुच्छेद 62 कहता पद रिक्ति। क्या बताता भाई? पद रिक्ति बताता है। और पद रिक्ति वाला बात हमने पहले बता दिया, फिर से बता देते हैं। पद रिक्ति वाला बात यहां समझिएगा कि वही बात जो अभी हमने बताया है कि अनुच्छेद 62 कहता है, इसमें लिखा पद रिक्ति बताना है। क्या लिखा है? पद रिक्ति। आप कहेंगे ये कौन पद रिक्ति है भाई? अरे यही तो बता रहे थे कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और कभी ऐसा हो गया भाई कि वो भी ना हो तो वरिष्ठ जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाला होगा उसको मौका दिया जाएगा। हालांकि ऐसा जो है अभी हुआ नहीं है। तो ये बातें आपके समझ में आना चाहिए। अच्छा, इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो मान लेते हैं एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, बाद में पता चला कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बना था ना, उसका जो जन्म प्रमाण पत्र लगा था या उसका जो कागज पत्र लगा था वो फर्जी था। तो क्या उसके द्वारा किए गए सारे कार्य भी फर्जी माने जाएंगे? क्या नहीं माने जाएंगे। उसके सारे कार्य वैलिड ही रहेंगे। मतलब भले आदमी फर्जी था लेकिन उसने जो काम किया वो असली वाला काम माना जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। ये बात भी याद रखना है। वैसे कल जो है आप देखेंगे कि होमगार्ड का टेस्ट होता है, तो होगा, कल ही होगा। और आप देखेंगे कि कल जो है होमगार्ड का जो टेस्ट होने वाला है, और आपको ये भी पता है कि बराबर जो है जो टेस्ट होता है उसमें जो सवाल का लेवल होता है वो क्या हो रहा भाई? धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता होगा। तो कल भी शनिवार है, कल भी आपका टेस्ट होना, ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, इसलिए सारी बातों को बड़ा अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करेंगे
राष्ट्रपति के कुछ कार्य हैं, राष्ट्रपति के क्या भाई के कार्य, इनके कुछ कार्य हैं, इनके पास कुछ शक्ति है। क्या है भाई? राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो क्या राष्ट्रपति के पास जो कार्य और शक्ति है वो कौन से शक्ति है भाई इनके पास? क्या राष्ट्रपति शक्तिमान है क्या? ये शक्तिमान तो नहीं है भाई कि शक्तिमान है। हाँ, अगर आपने पढ़ा तो लगेगा राष्ट्रपति ही शक्तिमान है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे राष्ट्रपति के पास, इनके पास होता है आपातकालीन शक्ति। कैसा शक्ति? आपातकालीन शक्ति होता है। आप कहेंगे इहो बा शक्ति का? हाँ, इहो शक्ति है। एक तू है 352, एक होता है 356, एक होता है 360। ये हमने नंबर नहीं लिखा, यह अनुच्छेद है, यह आर्टिकल है। इसको कहते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या कहते हैं भाई? ये राष्ट्रीय आपात है। इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या? तो वित्तीय आपात कहते हैं। और याद रहे कि ये 3 प्रकार का आपातकाल होता है। कितना होता है भाई? 3 प्रकार का क्या है? आपातकाल है। और अगर याद कर लिया तो आपका काम यहां से बन जाएगा। ठीक है भाई? हाँ, बिल्कुल आना ही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, आपको ये ना लगे कि गुरुजी आप जो बात कर रहे हैं क्या सवाल आएगा, क्या शब्द हटा दीजिए, आएगा तो आएगा ही। और हाँ, इसलिए होमगार्ड के लिए जो अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बात याद रहे कि वो आपके पेपर के लिए रामबाण है। चलिए, ये तो हो गया आपातकालीन शक्तियां। इसके बाद और भी बहुत सारी शक्ति हैं। जैसे अगर हम विधायी शक्ति की बात करें तो आप कहेंगे इहो शक्ति बा का? अरे ये विधायी शक्ति हो, मतलब ये कौन शक्ति राष्ट्रपति के पास है? राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि चुनाव होता है? नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो याद रहे कि बहुमत दल के नेता को क्या करेगा भाई? यह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो याद रहे कि प्रधानमंत्री अर्थात मोदी जी की नियुक्ति हुआ कि चुनाव जीते हैं? अरे नियुक्ति हुआ भाई। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। तो यह बात याद रहे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मतलब बहुमत दल के नेता को क्या बना देगा भाई? तो ये कर देगा हाँ राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री। अब देखिए, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री के पास लिस्ट होला, इसे निकल है दे दी है हतना जनी के बनावे बा मंत्री। तो मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की क्या करता भाई? तो नियुक्ति करता है। ये बात भी आपके दिमाग में बैठना है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या करता भाई? अन्य मंत्रियों। जैसे मोदी जी ने कहा कि लीजिए भाई आकाश को कपड़ा मंत्री बना दीजिए। क्या बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बन सकते, बिना चुनाव लड़े बन सकते हैं कपड़ा मंत्री। कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक किसी भी चुनाव को बिना जीते वो रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, कौनो मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? किसी भी सदन की क्या लेना पड़ेगा? सदस्यता लेना। ये बात समझ में आया भाई? चलिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री और भी बहुत सारा कार्य करते हैं। याद रखना, इनके पास नियुक्ति का पावर है। क्या पावर है? नियुक्ति का। मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कपड़ा मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और पूछा जाएगा कि बताइएगा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप देखेंगे जो भी केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक संस्था है, सभी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या सबको ऐसे जान लीजिए कि इस देश में जो भी संवैधानिक पद हैं, जैसे संवैधानिक पद निर्वाचन आयोग, अब हम निर्वाचन आयोग ना बताएं तो आप भी समझ जाइए कि निर्वाचन आयोग भी होगा, भाई संवैधानिक पद है। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? आप दिमाग लगाए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आप सोचे अच्छा ओबीसी गुरुजी ना ही बताएं, अरे ओबीसी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। समझ में आ गया भाई? तो इतनी बातें याद रखना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संवैधानिक संगठन है, उस संगठन के प्रमुखों की नियुक्ति करने का पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास पावर है। इसलिए लगेगा आपको कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बल्कि राष्ट्रपति है। इसका मतलब राष्ट्रपति तो अपने आप में क्या भाई शक्तिमान हो गया। अरे गंगाधर ही शक्तिमान हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपके समझ में आना चाहिए कि इतना पावर किसके पास भाई? राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, इसके अलावा याद रहे कि इनके पास क्षमादान की भी शक्ति है। किसकी? वाह भाई वाह, इनके पास क्षमादान की भी शक्ति है। तो पूछा जाए कि क्षमादान की शक्ति किसके पास है, तो अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ क्या? क्षमादान। क्या लिखा भाई? क्षमादान की शक्ति है भाई। तो याद रखना है ये कैसा क्षमादान है भाई? कैसा क्षमादान है? तो याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसको फांसी की सजा मिला हो, तो फांसी माफ करने का पावर किसके पास है? मतलब मृत्युदंड माफ कर सकता है। क्या? मृत्युदंड माफ करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और किसी के पास है क्या? नहीं, और किसी के पास नहीं है। सजा ये छोटा कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। मतलब किसी को 20 साल का सजा मिला तो 10 साल कर देगा। किसके पास पावर है? समझ में आया? एक पिक्चर का नाम था जिसमें गाना यही था कि धीरे धीरे बढ़ाना है। वाह भाई वाह। तो जिगर पिक्चर, उस पिक्चर में अजय देवगन को फांसी हो जाती है, लेकिन करिश्मा कपूर जो एक्ट्रेस है उसने विलन को गोली मारा और कहा साहब फांसी हमको भी चढ़ाया जाए, हम भी साथ में फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। तो वहां पर फिर पूरी वाकया को राष्ट्रपति को बताती हैं और अंततः राष्ट्रपति महोदय क्या कर देते हैं? दोनों की फांसी माफ कर देते हैं। तो वो आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 72 के अंतर्गत ऐसा हो पाता। किसका? 72 के अंतर्गत ऐसा हो पाता। समझ में आया भाई? चलिए, इसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 85 पर अगर बात करें तो 85 क्या कहता भाई? यहां पर आहूत, सदन के आहूत करने का पावर किसके पास है? तो पूछा जाएगा सदन को आहूत करने का पावर, आहूत करना, हाँ मतलब भंग करने का भी पावर। हाँ। संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार, उसको स्थगित करने का पावर भी है। संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार। क्या भाई? आहूत करने या सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने का भी पावर है। लोकसभा भंग करने का भी पावर है, भंग करने का अधिकार है। ठीक है भाई? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि जब लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, जब सारे लोग वहां बैठते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहता है वाह भैया आप लोग चुनाव जीत कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे जहां तक मैं जान पाती हूं, ये किसने कहा? राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा कि जहां तक मैं जान पाती हूं कि आप लोग यहां आए और जिस आकांक्षाओं के साथ आपको जनता ने चुनकर भेजा है, उनके जो है आकांक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे और जो विश्वास के साथ, जिन विश्वास के साथ जनता ने आपको भेजा है, उस विश्वास को पूरा करेंगे आप। तो पहला जो भाषण होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है। और संसद का याद रखिएगा, संसद को भंग करने का पावर भी किसके पास है?
राष्ट्रपति चाहे तो संसद के सत्र को क्या कर दे, सत्र भी भंग कर दे, या पूरे संसद को भी भंग कर दे। जिसके पास बहुमत ना हो उसे क्या कर दे, वो पूरा सरकार ही भंग कर दे। समझ में आया? ये पावर किसके पास होता है? तो ये पावर होता है राष्ट्रपति के पास। इतनी सारी पावर है। बात समझ में आ गया भाई? चलिए, तो इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पावर पर बात करते हैं। अब देखिए, जब संसद में किसी मुद्दे को लेकर क्या हो जाए, गतिरोध हो जाए, जैसे दहेज पर अगर कोई कानून बनना है, पता चला भारत की बहन बेटियां जिनको जो दहेज से जो है, दहेज मुद्दे को लेकर शोषण चल रहा है, और उस समय कोई कानून बनना हो भारत में, तलाक पर कोई कानून बनना हो, या महिलाओं के जो है एजुकेशन पर कोई कानून बनना हो, तब क्या होगा भाई? तब जो है उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उस कंडीशन में यहां पर मान लेते हैं कुछ लोग कह रहे नहीं, महिलाओं से और दहेज लिया जाना चाहिए। दो तरह के लोग बैठे हुए हैं, सबका अपना विचार है कि नहीं है भाई? सबका अपना विचार है। उस कंडीशन में ध्यान रहे, एक अनुच्छेद का नाम 108, इसमें क्या होता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन क्या हो सकता भाई? संयुक्त अधिवेशन का क्या है भाई? इसमें प्रावधान है। मतलब इसमें याद रहे, धन विधेयक में नहीं होगा, धन विधेयक में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, लेकिन याद रहे कि संयुक्त अधिवेशन साधारण बहुमत से पास होते हैं, उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद कौन सा पूछा जाएगा? संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, क्या बताइएगा? 108 में क्या लिखा भाई? संयुक्त अधिवेशन लिखा है। कौन बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? वाह भाई वाह। तो पूछा जाएगा कि इसको कौन बुलाता है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। और अगर पूछे अध्यक्षता, वाह, अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष इसका करता है। क्या इतनी बातें समझ में आ गया भाई? इतनी बातें अगर आपके समझ में आया तो अच्छी बात। और आप देखिएगा, अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, यहां तक ये जो मुद्दा अभी हमने बताया है, अगर आप सिद्धार्थ नगर में हैं तो किसी भी कोचिंग संस्था में जो कोचिंग यहां चल रही हैं, कभी आपको लगे कि नहीं, अरे गुरुजी आपने तो कम पढ़ा दिया, या गुरुजी ने तो ऐसा नहीं पढ़ाया जैसा होना चाहिए, तो किसी कोचिंग संस्था में जाके डेमो क्लास ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? डेमो। ऐसे घूमते घामते जाए किसी कोचिंग में, अरे गुरुजी पैसा थोड़ा मांग लेंगे, पहले दिन डेमो ले लीजिए ना। तो डेमो लेकर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि पढ़ाई का लेवल पता चलेगा कि आप में और उनमें अंतर क्या है। पता यह चलेगा आपको कि अभी तक जहां तक मैं जान पा रहा हूं, और आप देखेंगे, ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, अभी हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सामने लगा हुआ है कैमरा। कैमरे में आप देखेंगे हम लोग सार्वजनिक बात कर रहे हैं। पूरे सिद्धार्थ नगर जिले में पॉलिटी पर अगर बात करें या जिस भी विषय पर बात करें, आप जाकर एक बार भ्रमण करके देखिएगा, आपसे बेहतर अगर कहीं मिल जाएगा तो आप बताइएगा कि अरे बाप रे, इससे बेहतर यहां, और अगर इससे बेहतर कहीं मिला तो बताइएगा गुरुजी खुद पढ़ने चलेंगे। क्या? गुरुजी खुद पढ़ने चलेंगे। समझ में आया? तो ऐसा तो आपको पूरे सिद्धार्थ नगर में तो नहीं मिलेगा, बाकी बाहर भी हमने देखा है, और आप जाके देख लीजिए, बाहर भी देखेंगे जो अभी आप पढ़ रहे हैं। और यदि आपने इन सारे चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आप देखिएगा कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, जो होमगार्ड देने जा रहे हैं, उस होमगार्ड में आपका चयन कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आप खुद जाके पेपर में जाकर नाराज तो गुरुजी का कह ले अरे बी का सी लगा दो तब का कह लिया, वहां उसकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन हाँ, पेपर में जो सवाल आएंगे वो आपको यहीं से मिलेगा, अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो यहीं से मिलेगा। बात समझ में आ गया भाई? चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इसको जो है, हाँ बिल्कुल एक कदम और बढ़ा जाएगा, और एक जो है आर्टिकल पर बात किया जाएगा। उस आर्टिकल का नाम है अध्यादेश। क्या नाम है भाई? अध्यादेश। तो अनुच्छेद 123 जो है, इसको कहते हैं क्या? अध्यादेश कहते हैं। तो बिल्कुल पूछा जाएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास? वाह भाई वाह। हाँ, तो हाँ, अगर पूछा जाए कि यह शक्ति किसके पास है भाई,
राष्ट्रपति के पास है भाई, राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आप कहेंगे ये कौन चीज है भाई? ये अध्यादेश क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये जान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने ये कहा कि अभी चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और नेता सब आपके घर पे आएंगे, चुनाव के लिए वोट मांगेंगे, अभी बस शुरुआत होने वाला है। तो जो महिलाएं हैं वो कहा लेने इन्हरे कुल वोटवा ले का करे लें, जब देखा तबाही जाना वोट मांगे, ये का करिए वोटवा ले। अरे वोटवा ले जाके वो क्या करते नहीं है, वो हमारे लिए ही कानून बनाते हैं। अर्थात आप देखेंगे जो विधानसभा है या जो पार्लियामेंट है वो एक मशीन है। क्या भाई? वो मशीन है, और उसी मशीन के द्वारा हमारे लिए क्या बनता है? कानून बनता है। हमें जिस कानून की आवश्यकता है, जो नियम की आवश्यकता है, उस नियम कहां बनता है? अगर हम सेंट्रल की बात करें तो वो कहां बनता है? तो वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र, समझ में आया भाई? वो संसद में बनता। कहां बनता है? संसद में बनता है। समझ में आया? और आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा ये अस्थाई होता है। ये क्या होता है? लेकिन लोकसभा क्या है? अस्थाई है। मतलब ये 5 साल बाद भंग हो जाए। और ये जो है, ध्यान रहे, ये जो अस्थाई है इसमें कभी भंग नहीं होता, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ये खत्म, एक बार भंग हुआ सब लोग आ जाएंगे वोट मांगने। समझ में आया? चलिए समझिएगा। अब अगर कानून बनना, ध्यान से सुनिएगा, हल्ला नहीं करना है, अगर हमारे देश के लिए किसी कानून की आवश्यकता है तो उसके लिए लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए, और राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, कानून बन गया। क्या बन गया? कानून। जैसे आपको लगा महिलाओं को 33% सीटें यहां लोकसभा में आरक्षित चाहिए, ठीक? आपको चाहिए, तो जब चाहिए तो ऐसे मिलेगा क्या? संसद में क्या बनाना पड़ेगा? कानून। लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, बन गया। जैसे सरकार ने कहा कि अब जो है भारत की बेटियों के लिए सरकार अब स्कूटर बांटने जा रही है। क्या? स्कूटर। महिलाएं खुश, वाह भाई वाह, स्कूटर मिलेगा फ्री में। तो स्कूटर ऐसे मिलेगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या होगा? यहां पास होगा, यहां पास होगा, और यहां सिग्नेचर हुआ, बन गया, स्कूटर बंटना शुरू। लेकिन याद रहे, अगर लोकसभा भंग हो और जगदंबिका पाल वोट मांग रहे हो आपके यहां, वोट दे दीजिए। और अब देखिए, जब लोकसभा भंग है और उसी समय किसी कानून की सख्त जरूरत है, तत्काल जरूरत है, तब क्या हो पाएगा? तब कहबो कि चुनाव हुई, तब नेताजी चुन के जई हैं, तब बैठी हैं, तब वहां चुनाव, मतलब वहां आई नियम, तो वहां पर कानून बनी, तब तक लेट हो जाएगा ना। हमको तुरंत चाहिए कानून। तो जब तुरंत कानून चाहिए तो तुरंत बनाने के लिए क्या है? अध्यादेश। तो ये किसके पास पावर है? राष्ट्रपति क्या करेगा भाई? बिना जो है सोचे, किसी से पूछे कि यहां पूछना जांचना नहीं है, जारी करेगा अध्यादेश, और तुरंत कानून बन गया। किसी की जरूरत नहीं है, ना तो इनकी जरूरत है ना तो इनकी, जो कानून बन गया। और वो कानून रहेगा 6 महीना। कितना रहेगा? 6 महीने तक वो कानून रहेगा। 6 महीना तक वैलिड रहेगा, ध्यान रहे। और 6 महीने के अंदर अगर लोकसभा और राज्यसभा के लोग चुनकर, मतलब लोकसभा वाले चुन के आ गए, तो इनके पास पावर है कि वो चाहे तो उस कानून को परमानेंट आगे बढ़ा दें, और चाहे तो क्या कर दें, उसे खत्म कर दें। तो अध्यादेश का जो वैलिडिटी है वो अधिकतम कितना है? तो आपको याद रखना कितना? 6 महीने। और कब आता है? जब, हाँ, दोनों में अगर परमानेंट करना चाहते हैं, राष्ट्रपति जो होता है, अगर कानून परमानेंट करना चाहते हैं तो क्या करेगा राष्ट्रपति? वो फाइल रखवा देगा, लीजिए आप, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और राष्ट्रपति यहां दिया तो इनके पास पावर है कि लोकसभा में पास हो गया, फिर कहां गया? राज्यसभा वाले पास नहीं करते, तो कहां बनी? ये जो है फिर साधारण बहुमत से हो जाएगा। इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यहां आए और चाहे तो लोकसभा वाले उसको, मतलब अगर दोनों चाहेंगे तो उसको आगे बढ़ा देंगे, और नहीं चाहेंगे तो आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? वो वहीं पर वो खत्म ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? खत्म ही हो जाएगा। तो
तो इतनी बातें आपके समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया भाई, ठीक है, इतनी बातें बताइए भाई, क्लियर हो गया।